नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फ्रांस विजिट, उनकी फ्रांस यात्रा के बारे में। और पेरिस से सीधे जुड़ रही हैं हमारे साथ आरती टिक्कू जी। नमस्कार संजय जी, धन्यवाद स्वागत है आपके आपका प्लेटफॉर्म आरती पे जी। दोबारा आने का मौका दिया। तो पेरिस में क्या समाचार हैं? आपके चारों तरफ आग वाग जल रही है, धुआं हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पेरिस में मुझे लगता है कि बहुत हद तक राइटिंग और जो हमने देखा वायलेंस जो हो रही थी पिछले हफ्ते, वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ गई है। हम इक्का दुक्का केसेस अभी भी सुन रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो मीडिया में बहुत हद तक शायद न्यूज़ कंट्रोल्ड भी है। हम ने कहीं पे भी मेन स्ट्रीम मीडिया में जो रियल पिक्चर थी वो कहीं देखी नहीं। कोशिश ये है मेरे ख्याल सेंसरशिप। से। हाँ, मुझे लगता है कि मैक्रोन गवर्नमेंट जो है वो ताकि आग ना लगे। आपको याद होगा हमारे यहाँ जब कोई आग लगती है, ऐसे राइटिंग होती है, तो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बिल्कुल फ्रंट पे होता है और वहां और आग लगती है। आपको याद होगा कि बरखा दत्त जी का जो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, उसमें तो इसी तरह के एपिसोड्स होते थे कि मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया पहले पहुंच जाती थी और उस आग में और क्या कहते हैं, तेल घी और डालने जो का काम करती थी। हाँ घी डालने का काम करती थी। वो यहाँ पे नहीं है, उस तरह का कल्चर यहाँ नहीं है। आपको हर जगह जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। अगर कहीं वायलेंस है, कहीं राइटिंग है, तो पुलिस जो है पूरा ऐसे एरियाज को बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। तो हमारे यहाँ कहीं कहा जाता था, मतलब कश्मीर में आपको याद होगा दिल्ली राइटिंग हुई, गुजरात में हुआ, हर जगह मीडिया और मीडिया की प्रेजेंस। और उसमें भी हमने देखा कि कितना नुकसान लोगों को पहुंचता है जब ऐसी आग को और बढ़ावा दिया जाता है बाय मीडिया। तो यहाँ मुझे लगता है कि ओवरऑल अभी एक थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गई है सिचुएशन, लेकिन कई सारे लोगों का मानना है और मैंने काफी सारे लोगों से सड़कों पे बात की, मोहल्लों में बात की है और कई सारे लोगों से प्राइवेटली भी बात की है मैंने पेरिस में बैठ के। और सबका मानना, ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये वायलेंस अभी रुकी नहीं है और ये वायलेंस जो राइटिंग हो रही है सड़कों पे, ये अभी रुकेगी नहीं आने वाले समय में। कई लोग ये मानते हैं कि ये एस्केलेट होगी, ये बढ़ जाएगी और इसका एंड इस मतलब कई लोगों को लग रहा होगा कि ये अब तक में हो गई। फ्रांस में इनफैक्ट ये भी माना जाता है हिस्टोरिकली और ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि एपिसोड्स ऑफ राइटिंग और वायलेंस होती है यहाँ पे। लोगों को गुस्सा आता है, लोग इनफैक्ट कई सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला कि हम लोग इंडियंस की तरह है, हम लोगों को गुस्सा आता है, हम तो भड़ास निकालते हैं अपनी किसी ना किसी तरीके से। तो ये कल्चर है यहाँ पे कि राइटिंग होगी। ऐसे कई सारे एपिसोड्स हुए हैं पहले भी, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि अब पहली बार ऐसा ये अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस हुई है। आपको याद होगा कि एक एपिसोड में यहाँ पे एक लड़का जो ड्राइव कर रहा था, 17 साल का लड़का है, उसका नाम नहेल था। और एक उसको फ्रेंच पुलिस ने रोका और उसके पास अपेरेंटली कागज नहीं थे, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। और ये भी बहुत मिस्टीरियस है कि उस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो पुलिस वाला उसको इंटरोगेट करा था या जान पड़ताल करा था, उसने गोली क्यों चलाई और उस गोली से वो लड़का जो है वो मारा गया। तो ये अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन इसमें कई सारे जो मैं कहती हूँ एजेंट प्रोवोकेटर्स जो इंडिया में भी रहते हैं। हमने कश्मीर में देखा एजेंट प्रोवोकेटर्स, अभी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं होती है और वो पहले ही कंक्लूजन पे आ जाते हैं और एक पूरा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि एक साइड जो विक्टिम है और एक साइड जो अप्रेसर है। वैसा ही यहाँ हमने माहौल देखा पिछले 2 हफ्ते से। हम लगातार देख रहे हैं फ्रांस में कि एक साइड जो है, अब फ्रांस की पॉलिटिकल अपोजिशन भी जो है, अभी उसमें सबसे बड़े प्रोमिनेंट लीडर जो है मेलेशॉ है, तो वो
काफी इसको उन्होंने बढ़ावा दिया और ये कहा कि नाहेल जो है विक्टिम है, ये कहा कि इस्लामोफोबिया है यहाँ के लोगों को, जो नेटिव फ्रेंच या आप कह सकते हैं वाइट फ्रेंच पीपल जो है, उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी भी बहुत बड़े सेक्शन है, और दूसरा सेक्शन कई सारे फ्रेंच लोग एथीस्ट भी है, रैशनलिस्ट भी है, और वो नहीं मानते हैं फ्रांस की हिस्ट्री, रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, रेनेसांस से काफी ज्यादा एक तबका बिल्कुल क्रिश्चियनिटी भी नहीं मानता है। लेकिन साथ ही साथ ये लोगों का कहना कि ये जो एक बढ़ावा मिला है इस लेवल का, कि ऑपोजिशन एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल तबका जो फ्रांस का बहुत लेफ्ट लिबरल, जो हम भी हमारे यहाँ पे भी देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा लेफ्ट लिबरल तबका जिसने कई साल कश्मीर पे एक तरह का नैरेटिव चलाया, और जहाँ पे आतंकवादी जिहादी माइंडसेट के जो लोग थे उनको विक्टिम करार दिया। और वैसे ही यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, सिमिलैरिटीज काफी सारी है, वही मुझे नजर आ रहा है कि एक इंटेलेक्चुअल तबका, इनफैक्ट कई सारे यंगस्टर्स जो वाइट फ्रेंच लोग जो है, मैं मानती हूँ जो सिटी में एलिट स्कूल से है या अच्छे प्रोफेशंस में है, वाइट कॉलर जॉब्स जिनके पास है, उनसे भी मैंने जब बात की तो उनका भी मानना था कि यहाँ पे जो एथनिक माइनॉरिटीज, जिसमें वो अल्जीरियन माइनॉरिटीज को काउंट करते हैं, ब्लैक अफ्रीकन माइनॉरिटीज को करते हैं काउंट, अरब जो इमिग्रेंट है फ्रांस में उनको भी काउंट करते हैं, और इन सबको एथनिक माइनॉरिटीज का दर्जा दिया हुआ है। वो मानते हैं कि इनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, इनजस्टिस हुई है ओवर द इयर्स, और ये मानते हैं कि इनकी जो जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वो एसिमुलेट नहीं हुए हैं फ्रेंच कल्चर में, फ्रेंच जो एक अपने आप को सिविलाइजेशन भी मानते हैं और फ्रेंच नेशन भी मानते हैं अपने आप को, बेशक यूरोपियन यूनियन के हिस्सा है, लेकिन फ्रेंच आइडेंटिटी एक बहुत पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग प्राउड आइडेंटिटी है, और एक कल्चर भी उनका अपना है। और ये मानते हैं कि ये लोग बेचारे जो है एथनिक माइनॉरिटीज, इनको ये इन लोगों को सही जगह नहीं मिली, सही फैसिलिटीज नहीं मिली, सही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, इनको मार्जिन्स पे रखा गया है, इनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता। तो ये सारा लेफ्ट लिबरल जो ब्लॉक है वो मानता है कि एथनिक माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती हुई है, जबकि हम जब फिर बाकी थोड़ा सा इसी क्लैरिफिकेशन कि ये जो लेफ्ट लिबरल ब्लॉक है जो ये मानता है कि एथनिक माइनॉरिटीज़ के साथ जाती हुई है, और एक तरह से फिर वो उसको वैलिडेशन देता है। अभी आपके हमारे यहाँ के जो बड़े लेफ्ट लिबरल, फ्रेंच लेफ्ट लिबरल जो भारत में बहुत जाने जाते हैं, इनका नाम है क्रिस्टोफ जैफरलॉ, आप निश्चित रूप से उनको जानती होंगी। उनके एक शिष्य हैं शूल नोदे, और उन्होंने एक लेख लिखा इसको वैलिडेट करते हुए, लेकिन ये मानते हैं कि साहब की इनको एसिमिलेट नहीं किया, इनके साथ जाती हुई है। लेकिन जब भारत में लोग औरंगजेब के प्रति अपना रोष दिखाते हैं, उनके नाराजगी दिखाते हैं कि औरंगजेब ने हमारे साथ ज्यादतियां की, तो ये सारे के सारे औरंगजेब के पक्ष में खड़े दिखाई होते हैं। ये दोहरा व्यवहार कैसा है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी मैंने नाम लिया है डाइकॉटमी। क्रिस्टोफ जैफरलॉ का, ये बिल्कुल बिल्कुल बराबर औरंगजेब को डिफेंड करते दिखते हैं। बिल्कुल, क्रिस्टोफ जैफरलो जो और है वो इनकी जो आज चेली है, एक को क्या नाम है उनका, ऑड्रे ट्रूशके। ऑड्रे ट्रुशके। सो क्रिस्टोफ जैफरलो जो है वो एक तो मैं मानती हूँ कि पिछले 20-25 साल से इनफैक्ट अपने आप को उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि वो सबसे बड़े इंडिया के एक्सपर्ट यूरोप में है, और उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। उनका नेटवर्क यूएस में भी है, यूरोप में भी है, और इंडिया में भी है। और क्रिस्टोफ जैफरलो जो है उनके उनकी जो एक्सपर्टीज है, बड़े लोगों को शायद ये नहीं मालूम होगा कि उनकी एक्सपर्टीज आरएसएस और बीजेपी और हिंदू राइट विंग जिसको वो कहते हैं, पॉलिटिकल राइट विंग, उस पर एक्सपर्टीज है। उन्होंने भारत में कई साल आके रिसर्च किया आरएसएस और बीजेपी पे,
और फिर उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी है आरएसएस, बीजेपी और हिंदू इंडिया पे। इनफैक्ट लास्ट किताब उनकी जो इंडिया पे थी उस वो थी मोदीज इंडिया। और इन्होंने इनका जो लगातार जो नैरेटिव है, इनफैक्ट पिछले 10 साल से, उससे पहले वो फिर भी मैं कहूंगी कि उनकी किताबों का नैरेटिव या जिस्ट जो है, वो कहते थे कि आरएसएस और बीजेपी जो है फाशिस्टिक नहीं है। वो इनफैक्ट उन्होंने कई सारे अपने आर्टिकल्स में भी और किताब में भी ये कहा कि ये गलत कंपैरिजन होगा कि आरएसएस को आप फाशिस्टिक कहेंगे या नाजी कहेंगे, या कहेंगे कि जो इटली में हमने या जर्मनी में हमने फाशिज्म देखा, ये उसका एक प्रोटोटाइप इंडिया में है। इनफैक्ट ये सारी उन्होंने डिस्टिंक्शन उन्होंने अपनी किताबों में और अपने लेख में की है। लेकिन पिछले 10 साल से अगर आप देखेंगे कि उनका नैरेटिव क्या है और उनका जो नेटवर्क जो बना है, वो जेएनयू में है, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में यूएस में है, वो हर जगह यूरोप की बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट यहाँ पे भी उनका नेटवर्क सियांस पो जो एक बहुत बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है पेरिस में, वहां पर भी सब जगह उनके स्टूडेंट्स है, पीएचडी स्कॉलर्स जिन्होंने उनके अंडर पीएचडी की, और कई सारे पीएचडी स्टूडेंट्स जिन्होंने उनके अंडर शुरुआत तो की थी, लेकिन जेफरोलो का जो एटीट्यूड और माइंडसेट और जो उनका नैरेटिव है, उनको इतना प्रॉब्लमेटिक लगा कि उन्होंने उनको छोड़ दिया। ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ यहाँ जी पेरिस जी में। जी तो इनका नैरेटिव ये है कि हाँ, एक तरफ पिछले 10 साल से कि मोदी जो है वो फाशिस्टिक है। अब इन्हीं के जो चेले हैं कई सारे, जिसमें जूल नौदे भी है, और जिन्होंने अभी रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल लिखा था। तो इनका नैरेटिव ये है कि इंडिया जो है बहुत फाशिस्टिक हो गया है मोदी जब से आया है पावर में। उनका ये भी मानना है कि हिंदुत्व जो है वो फाशिस्टिक आइडियोलॉजी है। इनका ये भी मानना है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है बहुत ज्यादा मुस्लिम्स के साथ, और उनका मानना है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है वो फंडामेंटली इंडियन मुस्लिम्स के खिलाफ है, इस्लामोफोबिक है। और यही पैटर्न, यही नैरेटिव कहानी हर जगह विदाउट एनी आयोटा ऑफ डेटा, स्टेटिस्टिकल एविडेंस, ये सब जगह चल रहा है। यही नैरेटिव यहाँ पेरिस में भी चल रहा है, क्योंकि हमने देखा कुछ टाइम से फ्रांस में भी राइज ऑफ द राइट विंग जिसे मानते हैं, कई सारी कंट्रीज में ऑलरेडी राइट विंग गवर्नमेंट है। यूके में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, स्वीडन में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, और इटली में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है। बहुत सारे नेशंस में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स आई है पिछले 10-15 साल में। और इन सब का एक ही वन पॉइंट एजेंडा है कि कंजर्वेटिव्स को पावर में नहीं आने देना है। और ये इनका मोदी के ऊपर इतना ज्यादा जो अटैक्स है, वो इसलिए भी है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया एक अपनी जो सेल्फ एस्टीम जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिल्ड की है पिछले 10 साल में, एक जो कॉन्फिडेंस और एक असर्टिवनेस जो फैक्ट्स पे आई है, कई सारे इश्यूज पे जब इंडिया कभी अपने आप को डिफेंड ही नहीं करता था, वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, वो डोमेस्टिक लेवल पे हो, फॉरेन अफेयर्स में हो, हम नहीं सुनते थे कहीं पे भी इंडिया अपनी आवाज बुलंदी से नहीं बाहर निकालता था या कहता था कि ये गलत फैक्ट्स है, या तो हम लोग हमेशा बैकफुट पे थे। अब ये जो सारा कबाल आपने सवाल पूछा कि औरंगजेब की जब बात आती है, एक तरफ से यहाँ पे एक तरफ से कहेंगे कि आपका आप मुस्लिम्स के साथ प्रोसिक्यूशन हो रहा है, लेकिन जब औरंगजेब की बात आए कि उन्होंने क्या प्रोसिक्यूशन किया हिंदूज के साथ अपने टाइम पे, तो एकदम इनका बिल्कुल चेंज हो जाता है नैरेटिव कि नहीं, औरंगजेब ने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया, बहुत अच्छी उनकी रेवेन्यू मैनेजमेंट थी, बहुत अच्छा उन्होंने औरंगजेब ने इंडिया को एक बहुत बड़ा एक फोर्स बनाया, एक बहुत बड़ी कंट्री की जो टेरिटरीज थी वो भी एक्सपैंड हुई। ये इनका मानना है। और अगर आप यही आर्गुमेंट अब आप इनको दे
कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर जो है इकोनॉमी जो है 6.5%, 7% से भी ज्यादा हमने इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है। और हम ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर हमने बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखे, हमने जीएसटी देखा, हमने डीमोनेटाइजेशन देखी, हमने डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया देखी। जब आप ऐसे आर्गुमेंट देते हैं तो बिल्कुल ये कोविड एक्नॉलेज मैनेजमेंट, नहीं। बेस्ट कोविड कोविड मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, वैक्सीनेशन प्रोग्राम 1.4 बिलियन लोगों को वैक्सीन देना डिस्पाइट वेरी पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेकेड्स से वैसे ही चलता आ रहा था। तो ये लोग नहीं मानते हैं क्योंकि इन लोगों का एक ही एजेंडा है, वो है नैरेटिव सेटिंग का एजेंडा। ये फैक्ट्स पे बात नहीं करते, ये डेटा पे बात नहीं करते हैं। मैंने क्रिस्टोफ जैफ्रेलो को एक्चुअली इनविटेशन भेजा है अभी रिसेंटली, जब पेरिस आने से पहले उनको ईमेल भी भेजा कि मैं उनका इंटरव्यू करना चाहती हूँ, मैं डायलॉग में यकीन करती हूँ, आप आइए मेरे प्लेटफॉर्म पे और बात कीजिए, अपनी बात रखिए। लेट्स सी कि आपके पास क्या फैक्ट्स है और हमारे पास क्या फैक्ट्स है। तो उनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने भी और इनवाइट किया उनको ट्वीट करके कि जयपुर डायलॉग्स पर आइए, तो उसका भी जवाब नहीं आया। नहीं आएगा क्योंकि इन लोगों का एक ही मकसद है कि ये पावर प्लेयर्स है एक लेवल पे, पावर ब्रोकर्स भी है एक लेवल पे। इन लोगों ने काफी टाइम तक पावर जो है एंजॉय की है। ये लेफ्ट लिबरल की सरकारों में इन लोगों ने फ्लरिश किया। इन लोगों को फेलोशिप्स, स्कॉलरशिप्स आप देख लीजिए, कितनी सारी फेलोशिप्स, स्कॉलरशिप्स इन्हीं के जो स्टूडेंट्स हैं जेएनयू में पढ़े, और इन्हीं के स्टूडेंट्स जो जेएनयू में, इन्होंने, आपको याद होगा सीए एनआरसी के टाइम पे इनके ही जो स्टूडेंट्स थे उसमें जूल नौदे भी है। और इन लोगों ने मोबिलाइज किया बच्चों को, इन लोगों ने जस्टिफिकेशंस दी कि ये जितनी भी परसिक्यूशन हो रही है मुस्लिम्स के साथ उसका रिजल्ट है ये सारी राइटिंग और वायलेंस। और आज यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो राइटिंग हुई, वायलेंस हुई, वो इसलिए क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ यहाँ जो करंट मैक्रोन गवर्नमेंट है, मैक्रोन जबकि एक सेंट्रिस्ट है, वो सेंटर में है ना, वो लेफ्ट के है राइट के है। इनफैक्ट राइट विंग पार्टीज को अभी तक, डिस्पाइट द फैक्ट कि राइट विंग पार्टीज के बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स है जैसे मरीन लेपेन है या एरिक जमूर है, लेकिन वो पावर में नहीं है। तो ये इनका इशू है पावर। अगर ये पावर में हो और अगर इनके दोस्त पावर में हो इंडिया में, विच इज कांग्रेस पार्टी एंड विच इज राहुल गांधी को ये अपना बड़ा दोस्त मानते हैं। इनके राहुल गांधी की जो एडवाइजर्स है, जो एक पूरी क्लोज कोटरी में जो लोग हैं, सैम पिट्रोडा जैसे लोग जिन्होंने यूएस में उनका टूर कराया है राहुल गांधी का, अगर वो पावर में आ जाए तो आप देखेंगे कि ये जो सारा नैरेटिव है अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, अबाउट परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स, ये सारा जो है आप देखेंगे इसमें रिडक्शन होगा। क्योंकि मोदी जी सरकार चला रहे हैं, क्योंकि मोदी जी और वही कर रहे हैं जो एक्चुअली कोई भी लिबरल गवर्नमेंट करेगी। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिकॉर्ड देखिए, ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो सब्सिडीज मिल रही है वो हिंदुओं को भी मिल रही है, मुस्लिम्स को मिल रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उसमें। कोई ये नहीं पूछता है, कोई ये नहीं बोलता है कि आपको उज्ज्वला स्कीम के लिए ये नहीं पूछता आप हिंदू है मुसलमान, आप एक सर्टेन इकोनॉमिक क्लास में है इसलिए आपको वो सब्सिडी मिल रही है। लेकिन यही प्रॉब्लम इनको है कि ये मोदी जी कैसे कर रहे हैं, ये ऐसी चीजें कैसे कर रहे हैं, ये इन्होंने इकोनॉमिक क्लास को कैसे इन्होंने बनाया, जबकि ये सारे गोल्स तो लेफ्ट के थे कि वो क्लास बेस्ड जस्टिस दे। ये सारे गोल्स तो कांग्रेस अपने आप को चैंपियन मानती थी कि गरीब लोगों का, लेकिन ये मोदी जी कर रहे हैं। तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है इन सब के लिए कि मोदी जी जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी गवर्नेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसलिए इन पे ठप्पा लगाना जरूरी है। फाशिज्म का, हिंदुत्व एक फाशिस्टिक आइडियोलॉजी है, इस तरह के ये ठप्पे लगाते हैं और एलिगेशंस लगाते हैं।
और वही पैटर्न मैं फ्रांस में देख रही हूँ। आजकल बड़े सारे लोग यहाँ पे जो जैफ्रोलो के जो सर्कल के लोग हैं, वो कह रहे हैं मैक्रोन जो है बड़ा राइट विंग हो चुका है। उनका जो होम मिनिस्टर है, इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली उनका जो होम मिनिस्टर है वो अल्जीरियन डिसेंट का है। आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि अल्जीरिया जो है फ्रांस की एक बहुत पहले एक कॉलोनी थी। जिस तरह हम लोग ब्रिटिश के एक कॉलोनी थे, उस तरह अल्जीरिया जो है फ्रेंच कॉलोनी थी, और कई साल तक फ्रेंच रूलर्स ने रूल किया। और बाद में जब कॉलोनाइजेशन खत्म हुई आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, इनफैक्ट कई सारे देशों में ऐसे सारे मूवमेंट्स चल रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल के या फ्रीडम मूवमेंट, और जब फ्रेंच वहां से निकले, कई सारे अल्जीरियंस भी जो है तब से लगातार इमिग्रेट हो रहे हैं फ्रांस में। और जो फ्रेंच होम मिनिस्टर है वो अल्जीरियन डिसेंट के हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि लोग कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर जो फ्रांस का है वो राइट विंगर है, क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो इस्लामिस्ट के खिलाफ है, वो जिहादीज के खिलाफ है। मतलब आप मतलब सोच सकते हैं कि ये किस तरह का डाइकोटमी पैराडॉक्स है यहाँ पे। लोगों को समझ ही नहीं आता वो कितनी कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें कर रहे हैं। तो जिहाद के ये खिलाफ जो है इसलिए वो राइट विंगर है। हाँ, तो या ये बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने कई सारे जो एकेडमिक्स है जिन्होंने इस्लाम पे काम किया है, मुस्लिम ब्रदरहुड पे काम किया है, आ, कई सारे वो आज पुलिस प्रोटेक्शन में रहते हैं, क्योंकि वो ओपनली ये बात नहीं कर सकते हैं। ओपनली एक जो एक सेंसरशिप की बात पहले भी मैं कर रही थी, यहाँ पे आप आम जनता से जब बात करेंगे ना, और यंगस्टर्स या मिडिल एज ग्रुप के जो लोग हैं या जो सीनियर्स है, आप देखेंगे बहुत डिफरेंस है हर डेमोग्राफिक में। जो सीनियर सिटीजन्स है वो बात नहीं करना चाहते ओपनली। मिडिल एज जो लोग हैं जो 40 प्लस है, वो ओपनली बात नहीं करना चाहते। इनफैक्ट 40 प्लस के लोगों ने मुझे ये कहा कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं, पूरी खत्म हुई ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं है कि ये नाहेल वाले इंसिडेंट में क्या हुआ है और कौन गिल्टी है। जबकि जिस पुलिस वाले ने नाहेल को गोली मारी वो आज जेल में है, कोई और जेल में नहीं है। और तो जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होगी तब तक हम कोई उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते हैं। जो यंगस्टर्स है वो वही बात कर रहे हैं जो हम अपनी वोक जो एक सेक्शन है इंडिया में, यूएस में, बाकी जगह, चूंकि हम पार्ट ऑफ दी इन अ वे एंग्लो सेक्सन या इंग्लिश स्पीकिंग ब्लॉक में रहे हैं और है, तो वो जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास जो है, अर्बन यंगस्टर जो है, वो यही कह रहा है कि फ्रांस जो है इस्लामोफोबिक है। वो यही कह रहा है कि एथनिक माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती हो रही है। और जो सीनियर सिटीजन्स है वो बहुत विस्पर्स में बात कर रहे हैं कि कैसे फ्रेंच कल्चर पे ये सारी चीजें हावी हो चुकी है। और जो फ्रेंच कल्चर जो था कभी, जिसमें आप ओपनली किसी चीज पे के बारे में बात कर सकते थे। आपको याद होगा चार्ली हेब्डो का जो इंसिडेंट, जो टेरर अटैक हुआ, बहुत बड़ा अटैक 2015 में हुआ, और जिसमें लगभग 86 मुझे याद नहीं कि कितने लोग मारे गए थे। तो उस टाइम पे जिस तरह का ये जो राइट्स पे कल्चर, 53। हाँ 53, तो वो जो कल्चर है फ्रेंच कल्चर, जहां पे आप रिलीजन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो फ्रांस की हिस्ट्री रह चुकी है। जो रेवोल्यूशन था, जो रेनेसांस था, रेनेसांस में जो एनलाइटनमेंट हुई, वो यही थी कि रिलीजन, चर्च जो है उस बैकफुट पे चला गया, और उनको इतनी इजाजत नहीं थी रेवोल्यूशन के टाइम पे। इनफैक्ट जिसको टेररिज्म भी इन्होंने कहा, कई सारे लोग जो मोनार्की के साथ खड़े थे, उनको जब उनको गिलोटीन पे वो एग्जीक्यूट होते थे। और यही इशू था कि हम फ्रांस को पूरी फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए, कुछ भी कहने की, कुछ भी करने की। और रिलीजन भी जो है वो
एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता है। अब आज की डेट में फ्रांस, जो फ्रेंच सीनियर सिटीजन्स है, जो वो कल्चर उन्होंने देखा, जो फ्रीडम उन्होंने देखी, और वो कह रहे हैं कि इतनी सेंसरशिप और इतना जो हम बैकफुट पे आ गए हैं, क्योंकि इस्लामिक जिहादीज जो है, जो इस्लामिक जिहाद मुस्लिम ब्रदरहुड पे चला रहा है, इनफैक्ट मुस्लिम ब्रदरहुड मेन एंटिटी है फ्रांस में जो जिहाद का या इस्लामिज्म के जो व्यूज प्रोपेगेट करता है। और वो कहते हैं कि हम फ्रेंच लोग अपना ही कल्चर भूल गए, फ्रेंच लोग अपने आप को ही सेंसर कर रहे हैं, और हम अपने ही फ्रीडम्स भूल गए, हम अपने ही फंडामेंटल्स भूल गए हैं, हम अपना वैल्यू सिस्टम खो रहे हैं, क्योंकि इन सबको अकोमोडेट करने की वजह से एक जो नया यंग डेमोग्राफिक है वो भी बात नहीं करने देता है, वो भी उन्हीं के साइड पे, जहादीज के साइड पे इन अ वे इनडायरेक्टली उनके साथ खड़ा हो रहा है। तो ये सिचुएशन बहुत डिफरेंट नहीं है इंडिया के कंपैरिजन में, मैं ये कहूंगी। और मुझे लगता है कि वो लोग सही कह रहे हैं जो कहते हैं कि ये वायलेंस जो है वो अभी थमी नहीं है और ना थमेगी। कई सारे लोगों का जो ये मानना है कि इसका एक और मेजर क्लैश पॉइंट बन जाएगा फ्रांस में। अ, एक थियरी ये भी चल रही है कि ये जो दंगे हुए, वैसे एक बात आपने कही कि अ, भारत से सिमिलैरिटी, लेकिन भारत से बहुत सारी डिससिमिलैरिटी भी है। और सबसे बड़ी डिससिमिलैरिटी ये है कि भारत में किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति जो है वो बात करने को तैयार रहेगा, वो बात करने से हिचकिचाएगा नहीं, और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके लिए प्रतीक्षा भी नहीं करेगा, वेट नहीं करेगा। जो दूसरी एक जो थियरी जिसको मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ वो ये है, ये चल रही है और भारत में बहुत इसकी चर्चा है, मैंने भी इसके बारे में बोला है, और वो ये है कि ये जो दंगे हुए हैं ये इसमें जो है लेफ्टिस्ट का हाथ है और ग्लोबल लेफ्ट का हाथ है। और ये ग्लोबल लेफ्ट जो है वो किसी न किसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को बाधित करना, डिसरप्ट करना चाहता है। देखिए, ये पॉसिबिलिटी तो जरूर हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जिनको वेस्टर्न मीडिया ने, स्पेशली आप यहाँ का मीडिया देखे, कोई भी उठा के देख ले, जिस तरह की डेमोनाइजेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है पिछले सिर्फ 9 साल में नहीं, उससे पहले भी जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और उसमें वेस्टर्न मीडिया का बहुत नेगेटिव रोल रहा है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कभी भी अच्छा एनकरेजिंग या पॉजिटिव रिव्यूज नहीं दिए। लेकिन अभी रिसेंटली हम एक चेंज देख रहे हैं, एक शिफ्ट देख रहे हैं हम। पिछले 6 महीने से हमने एक शिफ्ट देखा है, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वॉशिंगटन डीसी में जो एक बहुत ग्रैंड रिसेप्शन हुआ, जिस तरह का वहाँ के मीडिया ने ऑल्सो एक रुख बदला है, एक यू टर्न हमने देखा। इकोनॉमिस्ट हम देख रहे हैं कि अब बहुत ही ग्लोइंग ट्रिब्यूट्स मिल रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। हम ये भी देख रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, जो लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ लिख रही थी, वो अब सडनली अपना ट्यून चेंज कर रही है, और हम वही पैटर्न यहाँ पे भी देख रहे हैं, और उसका एक कारण है। और उनको ये जो जैफरलो का जो एक पूरा बड़ा नेटवर्क है, उनको ये पैटर्न समझ आ रहा, उनको ये समझ आ रहा है कि मोदी जो है वर्ल्ड स्टेज पे फाइनली एक प्रोमिनेंट स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में वो अराइव हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं, और ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि पहले तो इतना उन्होंने जो 20-25 साल से लगातार डेमोनाइजेशन की, उसका एंड रिजल्ट ये हो रहा है कि अब बैकफुट पे वही मीडिया जो गालियां दे रहा था, अब उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक कॉम्पिटेंट, स्ट्रॉन्ग, डिसाइसिव लीडर जो है इंडिया के है। उन्होंने इकोनॉमी से लेकर सोशल कोहेजन से लेकर पॉलिटिक्स, सब पे जो है उनकी पकड़ है, और सब एरियाज में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो
एक अच्छी गवर्नेंस, अच्छी लीडरशिप दे सकते हैं। और ये प्रॉब्लम जेफ्रो का जो नेटवर्क है, उनको इससे क्या प्रॉब्लम है ये मैं समझाती हूँ। जी, इससे जी, जी। एक तो प्रॉब्लम है ये कि इनके नेटवर्क को जितनी स्पेस इंडिया में मिल रही थी, वो धीरे 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 श्रिंक हुई है पिछले 9-10 साल से। कई सारे लोग जो इनके यूनिवर्सिटीज में थे, जो इनके कॉलेजेस में थे, जो इनके बिजनेस ग्रुप्स में, कॉरपोरेशंस में थे, वो उनके पास वो जो पोजीशंस ऑफ पावर या पोजीशंस ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, वो धीरे धीरे घट रही है। लाइकवाइज अब फ्रांस में, यूरोप में, यूएस में, चूंकि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक रिकॉग्निशन मिल रही है स्टेट लेवल पर, मैक्रोन हो या फ्रांसवा होलांद जो उनसे पहले के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी मोदी के साथ एक अच्छा संबंध बनाया था। मैक्रोन जबकि वो सेंट्रिस्ट है, वो ना राइट में है ना लेफ्ट में है, और कई सारे लेफ्टिस्ट, ये जो लेफ्टिस्ट लेफ्ट लिबरल इनको बोलना नहीं चाहिए, लेफ्टिस्ट जो पूरा कबाल लेफ्ट है, का और लिबरल, इट इज एन ऑक्सीमोरॉन एक्चुअली। बिल्कुल लिबरल नहीं है। सो लेफ्टिस्ट का जो ये सारा कबाल है, वो उनको लग रहा है कि अब अगर स्टेट रिकॉग्निशन मिल रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो ये और भी ज्यादा सॉलिडिफाई होंगी उनकी लीडरशिप और उनकी पोजीशन इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, विच मीन्स कि 2024 इलेक्शंस में बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी विल कम बैक टू पावर। और ये इससे वो बहुत चिंतित है, क्योंकि अगर वो दोबारा पावर में आ गए तो इनकी पावर और भी कम होगी, और भी ये बैक फुट पे चले जाएंगे, और भी इनका जो सारा नेटवर्क है ये डिसमेंटल होने लगेगा। और यही इनकी परेशानी है, और इसलिए बहुत कोशिशें हुई होंगी, क्योंकि आज की डेट में अगर आप पूछेंगे सेंसिबल जो यहाँ पे एनालिस्ट है, एक्सपर्ट्स है, सीनियर सिटीजन्स है, उनको पूछेंगे कि जो मेलाशॉ जो अपोजिशन का लीडर जिसको मानते हैं यहाँ पे लेफ्ट का, उन्होंने पूरे राइटिंग इन जो वायलेंस हुई उसको पूरा जस्टिफाई किया और बोला कि वी अंडरस्टैंड दिस, और इन अ वे जो जूल नौदे का पीस एक्सप्रेस था, उसी तरह की भाषा, उसी तरह का नैरेटिव वो चला रहे हैं कि मुस्लिम्स के साथ प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इमिग्रेंट्स के साथ प्रोसिक्यूशन हो रहा है। और ये चूंकि ऑपोजिशन अब इन अ वे इस्लामिस्ट के साथ काम कर रही है, आप समझ रहे, एक लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट जो कोलैबोरेशन है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, हमने इंडिया में भी देखा, हम यूएस में भी देखते हैं। आप उस इल्हान उमर को लीजिए, और फिर जो डेमोक्रेट्स ने उनके लिए स्पेस क्रिएट की यूएस में, प्रमिला जयपाल जो है वो भी यही नैरेटिव बोलती है, वो भी डेमोक्रेट्स के साथ है। तो डेमोक्रेट्स और इस्लामिस्ट का जो एक गैंग यूएस में है, वैसे ही यहाँ लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट का जो गैंग है इंडिया में, सेम स्टोरी। तो ये जब ये लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट इकट्ठे होंगे, तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हिना रब्बानी खर के साथ हो सकता है यहाँ मेलोशॉ या जो अपोजिशन लेफ्टिस्ट जो है उन्होंने कोई सांठ-गांठ की हो, ये पॉसिबिलिटी है। और ये ये आपने पॉसिबिलिटी नाम लिया हिना रब्बानी खार का, तो एक ये भी चर्चा होती है कि जो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फॉर रेजीम चेंज इन इंडिया 2024 है, जो जिसका हैशटैग बनाते हैं हम लोग IPRCI 2024, बिल्कुल उसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर पेरिस ही है। बिल्कुल, चूंकि देखिए वही मैं आपको जो लिंक समझाना चाहती थी कि जो लेफ्ट जिसमें जाफरुल्लाह भी है, मेलोशॉ भी है और इस्लामिस्ट भी है, मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड भी है, और मुस्लिम ब्रदरहुड वी नो कि उनके लिंकेजेस पाकिस्तान के जमात इस्लामी के साथ है। हमको मालूम है कि उनके लिंकेजेस ISI के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर पाकिस्तान
द्वारा उनके पास फंडिंग वापस आ चुकी है, हमें मालूम है। उनको फंड्स चाइना भी दे रहा है, उनको फंड्स IMF भी दे रहा है, उन्होंने फंड सऊदी अरेबिया से भी लिए, वो सपोर्ट उनको टर्की का भी है आज की डेट में। तो हमें मालूम है कि ये लिंकेजेस कोई अनथिंकेबल लिंकेजेस नहीं है। ये पॉसिबल है कि लेफ्ट और इस्लामिस्ट जो है फ्रांस में इकट्ठे काम हो सकता है वो काम कर रहे हो। ये मैं सिर्फ एनालिसिस बोल रही हूँ, मेरे पास अभी एज सच कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन एनालिटिकली और जो पैटर्न्स हमने देखे हैं ओवरऑल, जो यूएस में हमने देखा कि इल्हान ओमर और डेमोक्रेट्स, और हमने ये भी देखा CIA भी जो है एक बहुत बड़ा तबका जो है उनके अंदर भी वो इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करता है। तो अगर ये सारा जो ग्लोबल लेफ्टिस्ट एलीट जिसको मैं मानती हूँ, ये एक सिक्योरिटी एलीट है, ये ग्लोबलिस्ट जिनको कहते हैं, यहाँ आप सुन रहे होंगे फ्रांस में भी कई सारे लोगों ने कहा, मेरी रिपोर्टाज में भी है, वो मानते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा जो तबका है वो ग्लोबलिस्ट तबका है एस्टैब्लिशमेंट में, जो फ्रेंच का कल्चर, फ्रेंच की सिविलाइजेशन, फ्रेंच नेशनहुड में यकीन नहीं करते हैं। ये अपने पावर में यकीन करते हैं, एक दूसरे को पावर में रखने की इनका एजेंडा रहता है। तो ये बहुत मैं कहूँगी इम्पॉसिबल सी बात तो है ही नहीं, ये प्लॉजिबल है कि लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट पाकिस्तान से लेकर US तक और US से लेकर पेरिस तक इकट्ठे काम कर रहे हो मोदी को 2024 में हराने की, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि रेजिम चेंज 2024 में हो। आप अभी पेरिस में हैं, प्रधानमंत्री 13 को पहुंच जाएंगे पेरिस, तो इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी की किस तरह की आशाएं हैं? क्या कॉन्ट्रैक्ट या क्या डील्स जो हैं वो ऑन द टेबल हैं? yes. क्या इसकी चर्चा वहाँ मीडिया में हो रही है? बिल्कुल। वेल यहाँ का जो मीडिया है, लेफ्ट लिबरल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, राइट विंग मीडिया यहाँ पे उतना फ्लरिशिंग नहीं है, उनकी प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है यहाँ पे। तो जो मीडिया है वो स्मॉल है या बिग मीडिया है, ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आएंगे तो मैक्रोन को बिल्कुल बात करनी चाहिए ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो इंडिया में हो रहे हैं, जो हाँ उस तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं यहाँ के अखबारों में और मैगजीन्स में। लेकिन साथ ही साथ जो मेन मुद्दा मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मीटिंग होगी और बेस्टिल डे पे, वो नेशनल डे जो फ्रांस का है, अगेन नेशनल डे फ्रांस का रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो फ्रांस की है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये इस विजिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है कई सारी ट्रेड डील्स जो है उन पे एग्रीमेंट होगा। कहते हैं जो सोर्सेज है उनके हिसाब से 90,000 करोड़ रुपीस की डील्स होंगी, मतलब $10 बिलियन के करीब की डील्स होंगी। उन डील्स में पहले तो 26 रफाल जो इंडियन नेवी के लिए खरीदने हैं इंडिया को, वो एक एग्रीमेंट होगा, उस पे होगा। दूसरा मेरे ख्याल से 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो है वो इंडिया लेना चाहेगा फ्रांस से। और तीसरा जो सुनने में आया है और सोर्सेज के मुताबिक 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो होगा फ्रांस से टू इंडिया इन जेट इंजन टेक्नोलॉजी, वो एक बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, वो तो मानते मतलब हैं कि इंडिया ने कंपटीशन करा दिया US और फ्रांस के बीच में। बिल्कुल, फ्रांस और US में हमेशा आर्मामेंट्स और एम्यूनिशन और
मिलिट्री इक्विपमेंट पे हमेशा कंपटीशन रहा है। आपको याद होगा रफाल जब हम ले रहे थे उस वक्त भी काफी बड़ा एक तबका इंडिया में एंटी रफाल था, और आने वाले समय में भी हम देखेंगे बहुत बड़ा तबका खड़ा हो जाएगा ये जो 26 रफाल इंडियन नेवी के लिए लेने की जो बात हो रही है। तो इस पे भी हम देखेंगे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स होगी आने वाले समय में। लेकिन यस, जो आपने मेन पॉइंट कहा कि फ्रांस और अमेरिका में जो कंपटीशन है विद रिस्पेक्ट टू मिलिट्री इक्विपमेंट, और इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, स्पेशली जब आप देखेंगे इंडिया को इतना मिलिट्री इक्विपमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि इंडिया फेस कर रहा है पहले 2 फ्रंट वॉर की बात होती थी, आजकल 2.5 वॉर फ्रंट वॉर की बात होती है। तो 2.5 को भी छोड़ के आप लोग कह रहे हैं 3 फ्रंट वॉर, क्योंकि इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक में भी इंडिया अब घुस चुका है, और वेस्ट ने भी इंडो पैसिफिक की एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, इंक्लूडिंग फ्रांस। इनफैक्ट आपको मालूम होगा कि फ्रांस की कई सारी टेरिटरीज जो है इंडो पैसिफिक में है अभी भी। तो ये कहना कि सो बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि ये जो कंपटीशन है वो कंपटीशन इसीलिए है क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान से थ्रेट है, चाइना से थ्रेट है, और ये माना जाता है कि चाइना पाकिस्तान एक अपने आप में एक एक्सीस बन चुका है, और वो भी इकट्ठे होके इंडिया के लिए जो मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो एक बहुत बड़े रूप में वो इवॉल्व हो सकता है। और इसलिए इंडिया को हमेशा जरूरत रहेगी 80%, इनफैक्ट रिसेंटली 80% डिफेंस इक्विपमेंट हमारा रशिया से आ रहा था, और अब लग रहा है कि वहां पे हम डिवर्सिफाई कर रहे हैं। हम अमेरिका से भी इक्विपमेंट ले रहे हैं, फ्रांस से भी ले रहे हैं, और ये कंपटीशन लगातार रहेगा। और फ्रेंच जो है लाइक इंडिया, उनकी भी एक फॉरेन पॉलिसी के बारे में उनकी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रही है इंडिया की तरह। जैसे इंडिया रशिया के साथ भी एक रिलेशनशिप रख रहा है और यूएस के साथ भी, वैसे ही फ्रांस ने भी अपना एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखी है कि वो इंडिया को भी इक्विपमेंट दे रहा है, और वो यूएस की हर कोई बात नहीं मानता है व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी। और यही सोच के ये सारी डील्स जो है ये होंगी, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी फ्रेंच डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के लिए। इनफैक्ट इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इंडिया और फ्रांस जो है इस डिफेंस डील की वजह से और भी करीब आएंगे। और इंडिया और फ्रांस बहुत सारी चीजें हिस्टोरिकली भी हमारा जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रांग रहा है। हम लोग जब फ्रांस में मोनार्की थी, लुई द 14th जब थे, तो उस वक्त से, इनफैक्ट उससे पहले भी इंडियन टेक्सटाइल मर्चेंट्स जो है उन बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स जो थे वो फ्रांस जाते थे टेक्सटाइल्स में, और भी कई सारे स्पाइसेस वगैरह। तो ये रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग होगा यूरोप में। और इसका और क्या सिग्निफिकेंस है आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगी कि फ्रांस और इंडिया में एक जो थिंकिंग है कि हम एक नेशंस है, हमारा एक सर्टेन कल्चर है, हमारी एक सर्टेन वैल्यू सिस्टम है, और वो वैल्यू सिस्टम को बचाने की जरूरत है। वहां पे भी एक सिमिलैरिटी नजर आ रही है फ्रांस और इंडिया में। ये जो डिबेट चल रहा है इमिग्रेशन पे फ्रांस में, कि जो इमिग्रेंट्स अपने आप को गेटोज में रखते हैं, जो मिक्सअप नहीं होते फ्रांस के साथ, जो एसिमुलेट नहीं होते, इंटीग्रेट नहीं होते फ्रेंच कल्चर में। आपके पास पासपोर्ट होगा फ्रांस का, लेकिन आप अपने आप को अलग मानते हैं, आप अपने आप को या सुपीरियर मानते हैं, या आप अपने आप को फ्रेंच नेशनल कम मानते हैं, लेकिन इस्लामिक या मुस्लिम आइडेंटिटी को ज्यादा मानते हैं।
तो ये सारी चीजों पे जो डिबेट, सिमिलर डिबेट्स हम इंडिया में भी देख रहे हैं। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंच सेकुलरिज्म जो है ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेकुलर सिस्टम है, जहाँ पे रिलीजन को प्रोमिनेंस नहीं दी जाती। लेकिन हम कुछ समय से जो पॉलिटिक्स देख रहे हैं, वहाँ उसकी वजह से सेल्फ सेंसरशिप जो हुई है फ्रांस में, या जो कई सारी चीजें करनी पड़ रही है फ्रेंच गवर्नमेंट को। हमने स्वीडन में भी देखा, अभी हाल ही में एक एपिसोड हुआ कुरान बर्निंग का। चूंकि स्वीडन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसको सरकार नहीं रोक पाई, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज ने या इस्लामिस्ट ने इतना बड़ा इशू बना दिया उसको कि स्वीडिश गवर्नमेंट को बैक ट्रैक करना पड़ा थोड़ा बहुत, और उनको ये कहना पड़ा कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, और वो इनफैक्ट कंडेम करते हैं। तो उस तरह का माहौल जो फ्रांस में भी बन रहा है कि आपका ही मैक्रोन गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर ये कहे कि हाँ इनके साथ ज्यादती हो रही है या इनजस्टिस हुई है और कोई तरीका नहीं है, और इनफैक्ट इस तरह से जो एक बैकफुट पे आ चुकी है यहाँ की सरकार भी। ये सारी सिमिलैरिटीज है फ्रांस और इंडिया में, और यहाँ पे भी वो समझना चाहेंगे, फ्रेंच लोग भी समझना चाहेंगे कि इंडिया में इतनी डिवर्सिटी, इतनी ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, लेकिन सिवाय ये जो मीडिया ने एक बहुत बड़ा हवा बना के रखा है कि मुस्लिम परसिक्यूशन, जबकि डेटा ये सब्सटैंशिएट नहीं करता है। तो हम कैसे डील कर रहे हैं इस सब को? वह मुझे लगता है यहाँ पे भी, मुझे लगता है फ्रांस वुड बी लुकिंग अप टू इंडिया ये समझाने के लिए कि कैसे सोशल कोहेजन या जो एसिमुलेशन है वो कैसे की जाए। जी, तो इसके अतिरिक्त डिफेंस डील्स के अतिरिक्त तो और कोई आइटम्स, बड़े आइटम्स एजेंडा पे हैं, वो आप बता बिल्कुल दें तो उसके बाद हाँ, फिर हम बिल्कुल चर्चा को समाप्त करें। हाँ। जो नेशनल डे है, जो मैंने पासिंग रेफरेंस में कहा, नेशनल डे जैसे हम लोगों का रिपब्लिक डे है, उतना ही इम्पोर्टेंट फ्रांस के लिए नेशनल डे इनफैक्ट मनाया ही जाता है उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए जो ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वो लिबरेट किए गए थे, इनफैक्ट उसी एरिया में जहाँ पे ये इवेंट होगा। तो वहाँ फ्रेंच ट्रूप्स की जो मार्च होगी, जो परेड होगी, वहां पे एक इंडियन कंटिंजेंट, जो ट्रूप्स का, इंडियन ट्रूप्स का एक कंटिंजेंट है वो भी होगा, और एक जॉइंट एक सैल्यूटेशन या मार्च होगी उस तरह की बेस्टिल डे जुलाई 14 को। एक तो ये होगा, और ये लेकिन पहली बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली बार हम लोगों ने जैसे इनफैक्ट सार्कोजी को बुलाया था रिपब्लिक डे पे, आई थिंक फ्रांसवा होलांद को भी बुलाया था। आई एम नॉट श्योर कि दोनों आए थे कि नहीं, बट हम लोगों ने भी फ्रांस को 4-5 बार जो है रिपब्लिक डे के लिए बुलाया, फ्रेंच प्रेसिडेंट्स को। उसी तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी जो है उनको भी नेशनल डे फ्रांस में पहले एक बार बुलाया गया है, और ये होगा। लेकिन साथ ही साथ में इंडियन डायस्पोरा एक कम्युनिटी इवेंट करेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी इतने पॉपुलर है सिर्फ इंडिया में नहीं, बट इंडियन डायस्पोरा पूरे जो वर्ल्ड में है, और हर जगह हम देखते हैं कि इंडियन डायस्पोरा का जो एंथुसियाज्म होता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखने का और उनके सामने प्रेजेंट होने का, वो हमने एक ये फिनोमेना बहुत कम बार देखा है इंडिया के इतिहास में। और ये हम यहाँ पे भी फ्रांस में भी देखेंगे इंडियन कम्युनिटी का कोई एक इवेंट जो होने वाला है। और आई थिंक ऑफ कोर्स मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है बातचीत भी करेंगे। उस बातचीत के क्या मुद्दे हो सकते हैं? डेफिनेटली ट्रेड डील्स, डेफिनेटली। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक फ्रांस की जो वायलेंस और राइटिंग हुई, शायद इस पे भी थोड़ी बहुत चर्चा हो सकती है। यूक्रेन वॉर, जहाँ पे मैक्रोन का बहुत बड़ा रोल रहा है बिटवीन द यूएस, नेटो एंड रशिया, वहाँ पे
इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पुतिन से जब बात मिले थे और बात की थी और ये कहा था कि वॉर का टाइम नहीं है। मुझे लगता है इन सारे मुद्दों पे भी बात होगी। इंडिया का न्यूट्रल स्टांस रहा है यूक्रेन पे। इंडिया ने अभी तक रशिया के साथ एक अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और यूएस के साथ भी अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाए रखी है, और फ्रांस भी एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है ये मुद्दों पे भी बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, इन सारे मुद्दों पर धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। अब अगली बातचीत हम आपसे इस यात्रा के पूर्ण होने के बाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।